हेलो स्टूडेंट्स, क्या हालचाल सबके। आज हम लोग ऑपरेटर्स का दूसरा लेक्चर लेंगे, प्रोग्राम बेस्ड लेक्चर जो होगा। पहले लेक्चर में हम लोगों ने ये सीखा कि असाइनमेंट ऑपरेटर और जो अर्थमेटिकल ऑपरेटर है या मैथमेटिकल ऑपरेटर हैं वो कैसे काम करते हैं। और आज के इस लेक्चर में हम लोग आगे रिलेशनल ऑपरेटर, जिसे संबंधवाचक ऑपरेटर कहा जाता है, और लॉजिकल ऑपरेटर, जिसे आप लोग तार्किक ऑपरेटर के नाम से जानते हैं, और जो है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, जिसे कमी अथवा वृद्धि ऑपरेटर के नाम से जाना जाता है। इन सब को आज हम लोग इस लेक्चर में सीखेंगे। लेकिन लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को पूरा देखा करिए, और इनकेस अगर आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया हुआ है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों को भी रिकमेंड करिए कि वो भी प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रोग्रामिंग हो गई या कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड जो भी आपकी क्वेरीज होंगी या जो भी आपकी समस्याएं होंगी वो इस चैनल पर जरूर सॉल्व की जाएंगी। जैसे अब मैं लेक्चर शुरू करता हूँ, यहाँ पे दो वेरिएबल ले लेता हूँ, यक्स ले लेता हूँ, यक्स में मैं 2 स्टोर कर लेता हूँ। एक दूसरा वेरिएबल लेता हूँ वाई, आप किसी भी नाम का वेरिएबल ले सकते हैं बशर्ते वो आइडेंटिफायर के नियम को फॉलो करता हूँ। वाई इज इक्वल टू लेता हूँ वेरिएबल, उसमें मैं 3 स्टोर कर लेता हूँ। अब एक वेरिएबल ले लेता हूँ मैं सी नाम का, जिसे मैं आगे अपने प्रोग्राम में वैल्यूज को स्टोर करने और वैल्यू को प्रिंट करने के लिए करूंगा। अब बात करें अगर संबंधवाचक ऑपरेटर की, तो उसमें पहला ऑपरेटर है इक्वल ऑपरेटर, और सी भाषा में इक्वल ऑपरेटर को डबल इक्वल टू से डिनोट किया जाता है। सिंगल इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर को डिनोट करता है। जैसे यहाँ x इज इक्वल टू 2 लिखा हुआ है, तो ये जो है ये असाइनमेंट ऑपरेटर को या निर्धारण ऑपरेटर को रिप्रेजेंट करता है। बट अगर मैं कहीं लिखता हूं जैसे डबल इक्वल टू, तो वो हो जाएगा आपका इक्वल ऑपरेटर। मान लीजिए सी नाम के वेरिएबल में मैं एक स्टेटमेंट स्टोर करता हूं, जैसे ब्रैकेट ले लिया हमने, ब्रैकेट में लिख दिया अगर x इज इक्वल टू वाई, तो क्या x इज इक्वल टू वाई है कि नहीं, मतलब सही है बात या गलत है बात, ये स्टोर होगा जो है सी नाम के वेरिएबल में। और ट्रू और फॉल्स जो है वो इंटरनली 0 और 1 कह लीजिए आप, ट्रू को हम लोग 1 से और फॉल्स को हम लोग 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। सी लैंग्वेज में भी इंटरनली जो है ट्रू 1 के रूप में स्टोर होता है और जो फॉल्स है वो 0 के रूप में स्टोर होता है। अब x इज इक्वल टू वाई लिखा है, इसका मतलब ये बात सही है कि नहीं। अब ये चीज स्टोर होगी सी में, ये बात स्टोर हो जाएगी आपके सी में। अब जैसे ही आप लोग लिखते हैं यहाँ पर सी की वैल्यू को प्रिंट करते हैं, प्रिंट या कोई भी वैल्यू प्रिंट करने के लिए हम लोग प्रिंटफ फंक्शन का यूज करते हैं। यहाँ पर जो सी आएगा, सी की जो वैल्यू आएगी, मैं सी को प्रिंट करने जा रहा हूँ, तो x इज इक्वल टू वाई, अगर ये बात ट्रू होगी तो सी में 1 स्टोर होगा, और अगर ये बात सही नहीं होगी, फॉल्स होगी, तो सी में 0 स्टोर होगा। तो 0 और 1 जो है ये इंटीजर नंबर हुए। तो इंटीजर नंबर को स्टोर करने के लिए हम लोग जो फॉर्मेट स्पेसिफायर प्रयोग करते हैं, वो फॉर्मेट स्पेसिफायर है आपका परसेंटेज डी। तो यहां मैं परसेंटेज डी लिख ले रहा हूं, आगे मैं लिख रहा हूं सी। और अगर आप चाहते हैं कि सी इज इक्वल टू प्रिंट होकर के आए, जो सी की वैल्यू है वो सी इक्वल टू लिख करके आए, तो आप यहां लिख सकते हैं सी इक्वल टू। अब सी 1 होगा तो सी इक्वल टू 1 प्रिंट होकर के आएगा, और सी अगर 0 होगा तो सी इक्वल टू 0 प्रिंट होकर के आएगा। आप इस स्टेटमेंट को या इस कथन को आप क्लोज कर दीजिए सेमीकोलन से। अब देखते हैं x इज इक्वल टू 2 है, y इज इक्वल टू 3 है, तो जाहिर सी बात है कि x और y दोनों बराबर नहीं है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि x इज इक्वल टू वाई, तो ये बात जब सही नहीं है, x इक्वल टू वाई नहीं है, तो होगा क्या कि सी में 0 स्टोर होना चाहिए। अब 0 स्टोर हो रहा है कि नहीं, इस चीज को हम लोग देखते हैं। इस प्रोग्राम को रन एंड एग्जीक्यूट करेंगे, कंपाइल एंड एग्जीक्यूट में दोनों एक साथ कर रहा हूं। अब देखते हैं, यहाँ 0 इरर 0 वार्निंग आ गई नीचे, यहाँ पे आप देख सकते हैं 0 इरर और 0 वार्निंग, और यहाँ सी इज इक्वल टू 0 लिख करके आया। आप इसको इस तरीके से देख सकते हैं कि सी इज इक्वल टू 0 है कि नहीं। ये देखिए, अब आपको c इज इक्वल टू 0 नजर आ रहा होगा, यहाँ c इज इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, इसका मतलब x इज इक्वल टू वाई नहीं है। अब मैं x और y को दोनों को बराबर करके देख लेता हूं।
जैसे y इज इक्वल टू 3 कर लेता हूँ, y इज इक्वल टू 2 कर लेता हूँ। अब देखते हैं, अब तो x इज इक्वल टू y है, इसका मतलब c में 1 स्टोर होना चाहिए, और 1 को हम प्रिंट करके देखते हैं कि क्या वाकई c में 1 स्टोर हुआ है कि नहीं, क्योंकि x और y दोनों इस समय बराबर है, x भी 2 है और y भी 2 है, तो x इज इक्वल टू y, ये एक्सप्रेशन ट्रू है, तो यहाँ पर 1 स्टोर होना चाहिए c में, या कह लीजिए ट्रू स्टोर होना चाहिए, और ट्रू को हम लोग 1 से रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए c की जो वैल्यू है वो 1 होनी चाहिए। अब 1 है कि नहीं, इस चीज को हम प्रोग्राम को रन और एग्जीक्यूट करके देखते हैं। कंपाइल करेंगे और रन, कंपाइल कर लिया हमने, तो कंपाइल एंड रन किया तो हम लोगों ने देखा कि c इज इक्वल टू अब 1 आ रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं एरर और वार्निंग्स 0 है, इसका मतलब अब हमने जो प्रोग्राम किया उसमें 0 एरर और 0 वार्निंग है, इसीलिए जो हमारा प्रोग्राम है वो सक्सेसफुली रन हुआ और c इज इक्वल टू 1 प्रिंट हो गया है। आप देख सकते हैं c इज इक्वल टू 1 है, यहाँ c इज इक्वल टू 1, तो c इज इक्वल टू 1 है, इस वजह से हमने जो देखा कि इक्वल ऑपरेटर कैसे काम करते हैं। अब इक्वल ऑपरेटर के बाद है दूसरा ऑपरेटर ग्रेटर देन। ग्रेटर देन भी देख लेते हैं कि जैसे मान लीजिए x को मैं कर देता हूँ 3, इस समय मान आप जो भी वैल्यू देना चाहें वो दे सकते हैं, x इज इक्वल टू 3 किया और x और y के बीच में मैंने ग्रेटर देन रिलेशनल ऑपरेटर का प्रयोग किया। देखिए x ग्रेटर देन y, तो इस समय बात तो सही है, x जो है 3 है और y जो है 2 है, तो इसका मतलब है कि 3 और 2, 3 जो है वो 2 से बड़ा होता है, इसका मतलब x ग्रेटर देन y है, ये बात ट्रू है इस समय, तो c की वैल्यू 1 होनी चाहिए। इस चीज को हम जो है प्रोग्राम को कंपाइल एंड रन करके देखते हैं कि क्या वाकई c की वैल्यू 1 है। अब देखिए c इज इक्वल टू 1 आ गया, आप चाहे तो इस बात को देख सकते हैं, c इज इक्वल टू 1 है, ये देखिए c इज इक्वल टू 1 आया, इसका मतलब जो है x y से बड़ा है, ये बात ट्रू है। तो इस तरीके से हम ग्रेटर देन रिलेशनल ऑपरेटर को देखा कि वो कैसे काम करता है। अब ग्रेटर देन के बाद जो है वो है हमारा लेस देन। अब देखते हैं y लेस देन 2 है, y लेस देन x है, ऐसा करके हम देख लेते हैं, या x लेस देन कर लीजिए, x लेस देन y। अब देखिए x लेस देन y नहीं है, क्यों? क्योंकि x जो है वो 3 है और y जो है वो 2 है, तो ये बात जो है असत्य है, x छोटा नहीं है y से, तो c में इस समय 0 स्टोर होना चाहिए, क्यों? क्योंकि x लेस देन y, ये स्टेटमेंट जो है, ये एक्सप्रेशन जो है वो फॉल्स है, इसलिए c में फॉल्स स्टोर होना चाहिए, और फॉल्स आप जानते हैं कि 0 के रूप में स्टोर होता है। तो अब देखते हैं कि c की वैल्यू 0 आती है कि नहीं। तो प्रोग्राम को कंपाइल एंड रन, आप एक बार कंपाइल भी कर सकते हैं, केवल कंपाइल, तो आप केवल कंपाइल करेंगे तो देख रहे हैं यहाँ 0 एरर और 0 वार्निंग, एकदम नीचे आप देख रहे होंगे जहां इस समय कर्सर है। आगे इस प्रोग्राम को आप केवल रन कर सकते हैं। अब देखिए रन करेंगे तो आउटपुट आ गया, c इज इक्वल टू 0 आया है, इसका मतलब c में 0 स्टोर हुआ है। आप देख सकते हैं c इज इक्वल टू 0 है यहाँ पे। अब c इज इक्वल टू 0 है, इसका मतलब x नहीं छोटा है y से। आप यहाँ देखिए, आप c इज इक्वल टू 0 आया है, आपने ये देखा, और यहाँ आप देख सकते हैं x जो है वो 3 है, x क्या है 3 है, और y जो है आपका वो 2 है। जब 3 2 से छोटा नहीं होता है, x y से छोटा नहीं है, इसका मतलब हमने यहाँ लिखा हुआ लेकिन x लेस देन y, तो हमने तो लिखा है कि x y से छोटा है, बट x y से छोटा नहीं है, इसलिए c में 0 स्टोर होना चाहिए, और 0 स्टोर हुआ भी। नेक्स्ट ऑपरेटर है ग्रेटर देन और इक्वल टू। ग्रेटर देन और इक्वल टू, इसको आराम से सीखिए आप लोग, ग्रेटर देन और इक्वल टू। अब जैसे कि यहाँ x जो है y से, x जो है 3 है और y जो है 2 है, तो यहाँ पर आप ग्रेटर देन और इक्वल टू प्रयोग कर सकते हैं। ग्रेटर देन इक्वल टू का ये मतलब बेटा, या तो वैल्यू ग्रेटर होनी चाहिए या तो इक्वल होनी चाहिए, तो इस समय x जो है y से बड़ा है, तो हम यहाँ पर ग्रेटर देन और इक्वल टू कोई भी चीज प्रयोग कर सकते हैं। तो जैसे देखिए मैंने ग्रेटर देन और इक्वल टू लगा लिया, इक्वल टू। अब x ग्रेटर देन y, ये बात ट्रू है कि नहीं? ये बात ट्रू है। मैंने यहाँ बताया जब आपको x ग्रेटर देन इक्वल टू रहे, तो या तो वैल्यू ग्रेटर देन होनी चाहिए या तो इक्वल टू होनी चाहिए। तो ग्रेटर देन इक्वल में से कोई भी हो जाए, चाहे वैल्यू x जो है वो y से बड़ी हो जाए, चाहे x y के बराबर हो जाए, तो ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट यहां से लेकर के यहां तक का ये बात ट्रू रहेगी,
चाहे x का मान y से बड़ा हो या फिर x का मान y के बराबर हो तो वैल्यू ट्रू होगी। तो इस समय जो है x3 है और y2 है, इसका मतलब है कि x y से बड़ा है और बड़ा है, तो ये बात ट्रू हुई। तो C में 1 स्टोर होना चाहिए। अब हम रन करके देखेंगे प्रोग्राम को कि 1 स्टोर हुआ है या नहीं। तो कंपाइल एंड रन बोथ किया मैंने। अब देखिए 1 स्टोर हुआ है। आप देख सकते हैं यहां पर C इज इक्वल टू 1 स्टोर हुआ है। ये देखिए C इज इक्वल टू 1। अब नेक्स्ट ऑपरेटर है आपका, अब मैं इक्वल करके भी दिखा देता हूं। देखिए अब x को मैं 2 लिख लेता हूं, x को मैंने 2 ले लिया। अब देखिए x y से बड़ा नहीं है, लेकिन x y के बराबर है। अब भी 2 स्टोर होना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बताया या तो बड़ा हो जाए वैल्यू या फिर बराबर हो जाए। अब देखिए अब भी C इज इक्वल टू 1 आया है, तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जब आप ग्रेटर देन इक्वल टू ऑपरेटर का प्रयोग करेंगे तो चाहे वैल्यू बड़ी हो या बराबर, आपको ट्रू रिटर्न मिलेगा। अब यहां पर भी वही हमने देखा कि x जो है वो y के बराबर है, क्योंकि x इज इक्वल टू 2 है, y इज इक्वल टू भी 2 है, और मैंने यहाँ क्या प्रयोग किया है, x ग्रेटर देन y। तो x या तो बड़ा हो y से या तो x बराबर हो y के, तो दोनों कंडीशंस में ट्रू मिलेगा, इसलिए C में ट्रू स्टोर होना चाहिए। और हमने प्रोग्राम को रन करके देखा, ट्रू अर्थात 1 स्टोर हुआ भी था। अब नेक्स्ट ऑपरेटर है आपका लेस देन और इक्वल टू। तो लेस देन और इक्वल टू भी कर लेते हैं। अभी लेस देन मैं यहां करता हूं, फिर भी ट्रू रहेगी बात, क्योंकि x जो है y से या तो छोटा होना चाहिए या फिर y के बराबर। तो अभी बराबर है, क्योंकि x भी 2 है और y भी 2, तो इसलिए C में 1 स्टोर होना चाहिए। आप देख सकते हैं कि y में जो है 1 स्टोर हुआ, अरे C में 1 स्टोर हुआ है। ये देखिए, अब देखिए C में मैं 0 अभी करके देखता हूं। अभी देखना, C में 0 करके देखते हैं। अब देखते हैं, अब यहां है x लेस देन y इक्वल लेस देन आर इक्वल टू y। तो लेस देन, अब मैं x को 1 करके देख लेता हूं। तो x उस समय ना छोटा, x जो है 5 करके देखता हूं, 5। तो अभी देखिए x लेस देन आर इक्वल टू, यहां लिखा हुआ y, x y से छोटा हो या y के बराबर हो। तो इस समय मैंने तो x को 5 ले लिया है। अब जो है ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। क्यों? क्योंकि x ना ही छोटा है y से और ना ही बराबर है, क्योंकि 5 जो है वो ना ही 2 से छोटा है और ना ही 2 के बराबर। तो इस समय C में 0 स्टोर होना चाहिए। तो प्रोग्राम को रन करके देखते हैं कि क्या वाकई 0 स्टोर हुआ है। अब देखिए C इज इक्वल टू 0 स्टोर हुआ है। हम देख सकते हैं कि यहां C इज इक्वल टू 0 है। अभी ये देखिए आप, C इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये बात जो हमने प्रोग्राम रन किया वो पूरी तरीके से सही था। 5 जो है वो ना ही 2 से छोटा है और ना ही 2 के बराबर। इसका मतलब x ना ही y से छोटा है और ना ही x के बराबर। जो है x ना ही y से छोटा है और ना ही y के बराबर है। अब आगे है आपका नॉट इक्वल टू। अब इस नॉट इक्वल टू को भी देख लेते हैं। नॉट इक्वल टू, अब अभी देखिए यहां नॉट इक्वल टू मैं लिखता हूं x नॉट इक्वल टू y। तो ये बात सही है। क्यों? क्योंकि x जो है वो 5 है और y 2 है। इसका मतलब है x नॉट इक्वल टू y है। तो नॉट इक्वल टू ऑपरेटर को सी लैंग्वेज में इस सिंबल से डिनोट करते हैं, जो मैंने x और y के बीच में प्रयोग किया है। ये पहला और ये, इन दोनों को मिलाकर के जो है नॉट इक्वल टू सिंबल बन जाता है। तो सी में नॉट इक्वल टू का सिंबल होता है इस तरीके से। मैथ में आपने दूसरी तरीके से पढ़ा होगा। मैथ में हम लोग जो है दोनों इक्वल लाइनों को कट कर देते हैं, तो वहां पर बन जाता है कि नॉट इक्वल टू। लेकिन सी लैंग्वेज में नॉट इक्वल टू को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब जो यहाँ लिखा हुआ एक्स नॉट इक्वल टू वाई, ये बात ट्रू है। क्यों? क्योंकि 5 नॉट इक्वल टू 2 होता है, 5 2 के बराबर नहीं होता। ये बात सही है, और हमने यहां लिखा भी है कि x नॉट इक्वल टू वाई। तो ये बात जब सही है तो C में 1 स्टोर होना चाहिए। अब प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। अब आप देख सकते हैं C में 1 स्टोर हुआ है। ये देखिए
अभी इक्वल टू करके देखते हैं, x वो मैं 2 कर देता हूं। अब x जो है 2 है, y भी 2 है, इसका मतलब दोनों इक्वल हैं। और मैं यहां क्या लिख रहा हूं, x नॉट इक्वल टू y। क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, x नॉट इक्वल टू y। और x नॉट इक्वल टू y ये अब गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि x तो इक्वल टू y है, x भी 2 है, y भी 2 है, और मैंने यहां लिखा हुआ है x नॉट इक्वल टू y। तो अब ये बात गलत है, x इक्वल टू y है, x नॉट इक्वल टू y नहीं है। तो C में जो है वो फॉल्स अर्थात 0 स्टोर होना चाहिए। अब प्रोग्राम को रन करके देखेंगे कि क्या वाकई 0 स्टोर हुआ है। आप देख सकते हैं C इज इक्वल टू 0 स्टोर हो गया है। ये देखिए, आप देख सकते हैं C इज इक्वल टू 0 है। मैं जूम इन कर दे रहा हूं, आप देख लीजिए C इज इक्वल टू 0 है। अब इस तरीके से हम लोगों ने रिलेशनल ऑपरेटर को पढ़ लिया। हमारा अगला ऑपरेटर है तार्किक ऑपरेटर, जिसे हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर भी कहते हैं। अब लॉजिकल ऑपरेटर जो है वो 3 टाइप के हैं आपके। आप बहुत ही धैर्य से इस लेक्चर को देखिए। जाहिर सी बात है कि अगर आप लेक्चर को पूरा देखेंगे तो ही ऑपरेटर्स आपको समझ में आ जाएंगे। अगर आपने ये किया कि अब तक आपने पढ़ा है, अब आगे वीडियो लंबा हो रहा है तो हम नहीं देखेंगे, तो आपको जाहिर सी बात है नहीं समझ में आएगा। लेकिन अगर आपने पूरा टाइम दिया और वीडियो को आप देख रहे हैं तो आपको श्योर है कि समझ में आ जाएगा। तो अब तक हम लोगों ने रिलेशनल ऑपरेटर पढ़ा हुआ है। अब हमारा अगला ऑपरेटर होगा जो है वो है लॉजिकल ऑपरेटर। तो लॉजिकल ऑपरेटर को सीख लेते हैं। अब लॉजिकल ऑपरेटर जो वो 2 एक्सप्रेशन के बीच में काम करता है। जैसे एंड ऑपरेटर भी 2 एक्सप्रेशन के बीच में काम करता है, और और ऑपरेटर भी। तो एंड और ऑर ये दोनों ऑपरेटर 2 एक्सप्रेशन के बीच में कार्य करते हैं, लेकिन नॉट इकलौता ऐसा लॉजिकल ऑपरेटर है बेटा जो काम करता है सिंगल एक्सप्रेशन पर। तो इस पूरे प्रोसेस को हम लोग अभी प्रोग्राम के थ्रू देखने वाले हैं। तो आप ध्यान से देखिए लेक्चर को अभी आगे। अब पहला ऑपरेटर है जो है आपका, वो है एंड ऑपरेटर। तो एंड ऑपरेटर को हम लोग जो है डबल बार एंड से डिनोट करते हैं, या एम% से। तो अभी इसको हम लोग आगे देखते हैं। अब जैसे मैं 2 एक्सप्रेशन के बीच में काम करता है, तो दोनों एक्सप्रेशन में 2 एक्सप्रेशन मैं ले लेता हूं। जैसे मैं एक जगह ले लेता हूं x, एक एक्सप्रेशन में मैं ले लेता हूं x जो है वो ग्रेटर देन है 10 के, जबकि x जो है वो ग्रेटर देन है 10 के। जबकि ऐसा है नहीं। क्यों? क्योंकि x तो 2 है और 2 जो है वो 10 से बड़ा नहीं होता। अब एंड ऑपरेटर यूज कर लेता हूं, एंड। अब दूसरे एक्सप्रेशन में ले लेता हूं y जो है y ग्रेटर देन 1। अब लेकिन y ग्रेटर देन 1 है। क्यों? क्योंकि y की वैल्यू 2 है और हमने कहा है y ग्रेटर देन 1। तो जाहिर सी बात है 2 जो है 1 से बड़ा होता है। अब देखिए, ध्यान से सुनिए, ये एक्सप्रेशन जो पहले लिखा हुआ है यहां से यहां तक का, ये एक्सप्रेशन अगर ट्रू होगा, साथ ही साथ अगर ये भी एक्सप्रेशन ट्रू हो जाए, ये वाला, ये एक्सप्रेशन, तो अगर दोनों एक्सप्रेशन ट्रू होते हैं बेटा, तभी एंड ऑपरेटर जो है वो ट्रू रिटर्न करता है, अदरवाइज वो ट्रू रिटर्न नहीं करता। तो हमने ये देखा है कि x ग्रेटर देन 10 नहीं है, ये ट्रू नहीं है। तो जाहिर, और लेकिन y ग्रेटर देन 1 ये ट्रू है। तो क्योंकि 1 y जो है 2 है और 2 ग्रेटर देन 1 होता है। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि अपना पहला वाला एक्सप्रेशन जो हमने पहले लिखा हुआ है ये सत्य नहीं है। तो अगर दोनों एक्सप्रेशन में से कोई भी एक असत्य हो जाता है या कोई भी एक फॉल्स हो जाता है, तो जो एंड लॉजिकल ऑपरेटर होता है वो फॉल्स रिटर्न करता है। तो यहां पर फॉल्स रिटर्न होना चाहिए। अब फॉल्स जब रिटर्न होगा तो वो सी नाम के वेरिएबल में सेव हो जाएगा। और फॉल्स सेव कैसे होता है? 0 के फॉर्म में। तो अब हम लोग जो है प्रोग्राम को कंपाइल एंड रन करके देखते हैं कि क्या वाकई सी में 0 स्टोर हुआ है। अब देखिए सी में 0 स्टोर हो चुका है। आप देख सकते हैं सी में इस समय 0 है। अच्छा, सी में 0 क्यों आया? अब इस बात को आप ध्यान से सुनिए। सी में 0 इसलिए आया है क्योंकि मैंने आपको बताया कि एंड जो लॉजिकल ऑपरेटर, ये एंड जो लॉजिकल ऑपरेटर, ये 2 एक्सप्रेशन के बीच में काम करता है। अब अगर पहला एक्सप्रेशन असत्य हो गया और दूसरा एक्सप्रेशन सत्य हो गया, दूसरा एक्सप्रेशन जो आपका
वो सत्य है लेकिन पहला एक्सप्रेशन असत्य है, तो जाहिर सी बात है कि आपको असत्य ही मिलेगा। अब मैं दोनों एक्सप्रेशन को सत्य की कंडीशन में रखता हूं, ट्रू की कंडीशन में। जैसे यक्स को भी ग्रेटर देन 0 कर देता हूं मैं, यहां पे यक्स ग्रेटर देन 0। अब ये बात सही है, क्यों? क्योंकि यक्स 2 है और जो यक्स का मान है 2 वो 0 से बड़ा है। अब यहाँ y भी 2 है और y भी 1 से बड़ा है, अर्थात 2y से बड़ा, 2 जो है वो 1 से बड़ा ही होता ही है, तो y भी 1 से बड़ा है। यहाँ पर अब दोनों एक्सप्रेशन के मान सत्य हो गए, पहला वाला भी सत्य है, पहला वाला भी ट्रू है और दूसरा वाला भी ट्रू है। तो अब इसको हम कंपाइल एंड रन करके देखते हैं कि क्या सी में 1 स्टोर हुआ है। अब ओवरऑल जो है x ग्रेटर देन 0, ये बात भी सही है क्योंकि x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 2 है और y ग्रेटर देन 1 लिखा हुआ है, ये भी ट्रू है। तो इस समय दोनों एक्सप्रेशन ट्रू हैं। जिन दो एक्सप्रेशन के बीच में एंड ऑपरेटर लगा हुआ है, वो दोनों एक्सप्रेशन जब ट्रू है तो एंड ऑपरेटर ट्रू रिटर्न करता है। तो देखते हैं कि क्या वाकई ट्रू रिटर्न किया है। अब अगर ट्रू रिटर्न किया होगा तो सी में 1 स्टोर होगा। ये देखिए आप, c इज इक्वल टू 1 आ चुका है। इसका मतलब जो है एंड ऑपरेटर तब ट्रू देता है जब दोनों एक्सप्रेशन ट्रू होते हैं। याद रखिएगा इस बात को कि एंड लॉजिकल ऑपरेटर तभी ट्रू देता है जब दोनों एक्सप्रेशन के मान ट्रू हो। अदरवाइज किसी एक के असत्य होने पर, अर्थात किसी एक के फॉल्स होने पर या दोनों के फॉल्स होने पर फॉल्स देता है और फॉल्स 0 से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब हम नेक्स्ट ऑपरेटर अपना और ऑपरेटर देखते हैं। अब और ऑपरेटर के बारे में आप सुन लीजिए। और ऑपरेटर जो है वो किसी भी एक एक्सप्रेशन, जिन दो एक्सप्रेशन के बीच में और ऑपरेटर काम कर रहा है, उन दोनों एक्सप्रेशन में से किसी भी एक एक्सप्रेशन के ट्रू होने अथवा दोनों एक्सप्रेशन के ट्रू होने पर आपको ट्रू रिटर्न करेगा। और अगर जो है जब दोनों एक्सप्रेशन के मान फॉल्स होंगे, केवल तभी और ऑपरेटर जो है वो फॉल्स रिटर्न करता है। तो अब हम देखते हैं और ऑपरेटर लगा करके, यहां पर तो दोनों एक्सप्रेशन के मान ट्रू हैं और ऑपरेटर को इस तरीके से डिनोट किया जाता है। यहां पर जो है वो दोनों ऑपरेटर ट्रू हैं, दोनों एक्सप्रेशन ट्रू हैं। अब देखिए x ग्रेटर देन 0, ये बात भी सही है। y ग्रेटर देन 1, ये बात भी सही है। क्यों? क्योंकि x और y की वैल्यूज 2 है। आप यहां रख के देख सकते हैं, दोनों एक्सप्रेशन ट्रू होंगे, x ग्रेटर देन 0 भी और y ग्रेटर देन 1 भी। तो अब जब दोनों एक्सप्रेशन ट्रू है तो आपको और ऑपरेटर ट्रू देगा। अब देखते हैं कि क्या सी में 1 स्टोर हुआ है। ये देखिए आप, सी में 1 स्टोर हो चुका है। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि जब और ऑपरेटर जिन दो एक्सप्रेशन के बीच में लगा था, जब दोनों एक्सप्रेशन ट्रू हुए तब आर ऑपरेटर ने ट्रू रिटर्न किया है और सी में इसी वजह से 1 स्टोर हुआ है। क्यों? क्योंकि ट्रू जो है वो इंटरनली 1 के रूप में रिप्रेजेंट होता है। अब मैंने आपको ये बताया कि जब दोनों एक्सप्रेशन ट्रू होंगे तब और ऑपरेटर ट्रू देगा अथवा किसी भी एक एक्सप्रेशन के ट्रू होने पर। तो अब एक को मैं असत्य कर लेता हूं, जैसे x ग्रेटर देन 5 कर लेता हूं। अब देखिए x तो ट्रू है, जो कि ग्रेटर देन 5 नहीं है। अब मैंने एक को असत्य कर लिया है, तब भी और ऑपरेटर सत्य ही रिटर्न करेगा। क्यों? क्योंकि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि या तो दोनों एक्सप्रेशन ट्रू हो जाए या तो कोई भी एक ट्रू हो जाए तो और ऑपरेटर ट्रू रिटर्न करता है। तो यहां पर जो x ग्रेटर देन 5 है, ये पहला वाला तो फॉल्स है, लेकिन y ग्रेटर देन 1 ये ट्रू है। तो इसलिए ओवरऑल हमको क्या मिलना चाहिए? ट्रू। और सी में ट्रू स्टोर होगा, इसका मतलब 1 स्टोर होगा। तो प्रोग्राम को कंपाइल रन करके देखते हैं कि क्या वाकई सी में 1 स्टोर हुआ है। ये देखिए c इज इक्वल टू 1 आ गया है, इसका मतलब है कि सी में 1 स्टोर हुआ है। तो अल्टीमेटली हम ये बोल सकते हैं कि और ऑपरेटर दोनों एक्सप्रेशन में से कोई एक ट्रू रहता है तो भी ट्रू रिटर्न करता है। अब हम दोनों ऑपरेटर्स को, दोनों एक्सप्रेशन को फॉल्स करके देखेंगे, तब देखेंगे कि क्या और ऑपरेटर जो है वो फॉल्स रिटर्न कर रहा है, क्या सी में तब 0 स्टोर हो रहा है। इस चीज को हम देखते हैं। अब देखिए मैं दोनों एक्सप्रेशन को फॉल्स करता हूं, जैसे x ग्रेटर देन 5 ये तो फॉल्स ही है। अब y भी 2 है तो y को भी ग्रेटर देन 5 कर लेता हूं, या जो मर्जी आप कर लीजिए, 4, बस 2 से बड़ा होना चाहिए। अब दोनों एक्सप्रेशन इस समय फॉल्स हैं। क्यों? क्योंकि x 2 है और y 2 है।
तो अब हमने लिखा है x ग्रेटर देन 5 और y ग्रेटर देन 4, तो दोनों इस समय असत्य हैं। अब यही इकलौती ऐसी कंडीशन है जब और ऑपरेटर आपको असत्य देगा। क्यों? क्योंकि दोनों ऑपरेटर के मान जो, दोनों एक्सप्रेशन के मान जो है वो असत्य हैं। तो क्या देखते हैं सी में असत्य स्टोर हुआ है? क्या वाकई में सी में 0 स्टोर हुआ है? तो प्रोग्राम को कंपाइल एंड रन करते हैं। आप देख सकते हैं यहां पर सी में 0 स्टोर हो गया है। ये देखिए, इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि जब दोनों एक्सप्रेशन के मान असत्य होंगे, जिन दो एक्सप्रेशन के बीच में और ऑपरेटर लगा हुआ है, जब दोनों एक्सप्रेशन के मान असत्य होंगे तो और ऑपरेटर क्या देता है? असत्य। अब हम लोग नॉट ऑपरेटर को देख लेते पढ़ लेते हैं। मैंने आपको बताया कि नॉट ऑपरेटर जो है वो सिंगल एक्सप्रेशन पर कार्य करता है। अब सिंगल एक्सप्रेशन पर कार्य करता है तो एक एक्सप्रेशन ले लेता हूं। अब मैं जैसे ले लिया यहां पर x ग्रेटर देन 5 और यहाँ x ग्रेटर देन, अब जो नॉट ऑपरेटर होता है उसको ध्यान से सुनिए। नॉट ऑपरेटर अगर एक्सप्रेशन की वैल्यू सत्य है तो उसको असत्य बना देता है, और अगर एक्सप्रेशन की वैल्यू असत्य है तो उसको सत्य बना देता है। इसका मतलब अगर एक्सप्रेशन ट्रू होगा तो नॉट ऑपरेटर फॉल्स रिटर्न करेगा, और अगर एक्सप्रेशन का मान फॉल्स होगा तो नॉट ऑपरेटर जो है वो ट्रू रिटर्न करेगा। अब यहां आप देखिए x ग्रेटर देन 5, x तो 2 है और मैंने लिखा हुआ है x ग्रेटर देन 5, तो ये एक्सप्रेशन असत्य है। अब यहां पर आगे मैं नॉट ऑपरेटर यूज कर लेता हूं। ये देखिए नॉट ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर को आप इस सिंबल से डिनोट करते हैं, ध्यान से देखिएगा इस सिंबल से। ये नॉट ऑपरेटर को डिनोट करता है। इसी सिंबल से, इसी चिन्ह से नॉट ऑपरेटर रिप्रेजेंट किया जाता है। कौन सा नॉट ऑपरेटर? लॉजिकल नॉट ऑपरेटर। तो लॉजिकल नॉट ऑपरेटर को इसी सिंबल से डिनोट करते हैं। लॉजिकल नॉट ऑपरेटर केवल सिंगल एक्सप्रेशन पर कार्य करता है। एक्सप्रेशन का मान ट्रू होने पर फॉल्स और फॉल्स होने पर ट्रू रिटर्न करता है। अभी देखते हैं x ग्रेटर देन 5, x तो 2 है, x ग्रेटर देन 5 क्या है? ये फॉल्स है। तो अब क्या नॉट ऑपरेटर इसको ट्रू रिटर्न करवाएगा? क्योंकि x ग्रेटर देन 5 फॉल्स है, इसके आगे नॉट ऑपरेटर लगा है, तो नॉट ऑपरेटर फॉल्स को ट्रू बना देगा, और ट्रू बना देगा तो सी में 1 स्टोर होना चाहिए। तो हम प्रोग्राम को कंपाइल एंड रन करके देखेंगे कि क्या वाकई जो है सी में जो है ट्रू मतलब 1 स्टोर हुआ है या नहीं, क्योंकि एक्सप्रेशन का मान तो असत्य है, तो स्टोर होना चाहिए सत्य। ये देखिए c इज इक्वल टू 1 आ गया बेटा। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि जो है नॉट ऑपरेटर ने हमको 1 दिया, या मतलब ट्रू दिया, कब? जब एक्सप्रेशन का मान था असत्य। अब मैं एक्सप्रेशन के मान को सत्य करूंगा और सी में तब 0 स्टोर होना चाहिए। तो मैं करके देखता हूं, आप लोग ध्यान से देखिएगा। अब x ग्रेटर देन 1 कर लेता हूं मैं, क्योंकि x की वैल्यू है 2। अब x ग्रेटर देन 1, इसका मतलब ट्रू जो है ग्रेटर देन 1, ये बात तो सही होगी। अब ये बात सही हो गई। अब एक्सप्रेशन की वैल्यू जो है ट्रू है। क्यों? क्योंकि x जो है वो इक्वल टू 2 मैंने यहाँ पर स्टोर किया हुआ है, और मैं बोल रहा हूँ कि x ग्रेटर देन 1, तो जाहिर सी बात है 2 ग्रेटर देन 1 होता है, तो एक्सप्रेशन का मान जो है वो सत्य है। लेकिन आगे नॉट ऑपरेटर लगा है जो इसको बना देगा असत्य, और असत्य सी में स्टोर होगा तो सी में 0 स्टोर होगा। अब प्रोग्राम को कंपाइल एंड रन करके देखते हैं कि क्या वाकई सी में 0 स्टोर हुआ है। ये देखिए मैं कंपाइल एंड रन करके देखता हूं। देखिए अब जो है यहां पर आप देख सकते हैं c इज इक्वल टू 0 आ गया है। c इज इक्वल टू 0 कब आया? जब एक्सप्रेशन की वैल्यू थी सत्य, और नॉट ऑपरेटर ने सत्य को बना दिया असत्य, इसलिए c में 0 स्टोर हुआ है। इस तरीके से हम लोगों ने आज रिलेशनल ऑपरेटर और लॉजिकल ऑपरेटर को देखा। वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर को एक सेपरेट जो है लेक्चर ले लूंगा उसके लिए। और आज के लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो ज्यादा लंबा होने पर आप बोर होने लगेंगे, आप वीडियो को आप देखेंगे नहीं। लेकिन मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आप शांति से इस वीडियो को मन लगा के देख रहे हैं तो आप 100% श्योर है कि आप बोर नहीं होंगे। और जब आप ये वीडियो पूरा देख चुके होंगे तो आपको ऑपरेटर में लॉजिकल ऑपरेटर और रिलेशनल ऑपरेटर ये 100% क्लियर हो जाएगा। अब जिन लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखा उनका बहुत बहुत धन्यवाद।
तो और जिन्होंने पूरा नहीं देखा है उनसे कहिए कि वो प्लीज वीडियो को पूरा देखें और चैनल को अपने दोस्तों से कहा करें कि वो सब्सक्राइब कर लें बेटा। और आगे जो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर है उसको दूसरे लेक्चर में हम लोग देख लेंगे कि कैसे काम करता है। तो वीडियो देखने के लिए आपका प्रेम पूर्वक हाथ जोड़कर बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। थैंक्स अ लॉट।